नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज बताना चाहूँगा कि आज के समय में हमारे सामने जो भारतीय संविधान का प्रारूप हमें देखने के लिए मिलता है, उस संविधान का क्रमबद्ध रूप में किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, उसी का हम आज ये व्याख्यान करेंगे। तो मित्रों, बताना चाहूँगा कि हमारा जो विषय है आज का वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में मैंने आपको ये बताया कि आज के समय में जिस प्रकार से हमें ये संविधान हमें दिखाई देता है या हम इसका पालन करते आ रहे हैं, तो उस संविधान का या इस संविधान का क्रमबद्ध रूप में विकास किस प्रकार से होता है, बस हम इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और ये जो विकास है या वर्तमान समय का जो संविधान है वो किस प्रकार से हमारे सामने विकास के रूप में बाहर दिखाई देता है या हमारे सामने वो प्रकट होता है, उसके विकास के चरण हम पढ़ेंगे। विकास के चरण पढ़ेंगे और इसी चरण को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की जो विकास की पूर्व पीठिका है वो किस रूप में आती है, उसी का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वर्तमान समय का जो संविधान है वो संविधान हमारे भारतीय इतिहास में आधुनिक युग से शुरू होता है। और आधुनिक युग का मतलब यही है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जब हमारे देश में होता है, वहीं से हम अपने इतिहास को आधुनिक युग के रूप में संबोधित करते हैं। तो मित्रों, उस कंपनी के आगमन के साथ हमारे देश में किस प्रकार से वो अपने शासन व्यवस्था को लागू कर रही है और उस शासन व्यवस्था का किस प्रकार से उसका क्रमबद्ध रूप में विकास होता है, यही से हम अपने इतिहास, अपने भारतीय संविधान के इतिहास को प्रारंभिक चरण के रूप में मानते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस समय हमारे आधुनिक युग की शुरुआत के समय ब्रिटिश सरकार के अधीन रह करके एक कंपनी हमारे भारत देश में आती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मित्रों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक प्रकार से व्यापार करने के मकसद से हमारे देश में आती है। और व्यापार करने के मकसद से आने के साथ साथ इन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया। बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया। और वो क्यों किया, कैसे किया, उसी की हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से किया, जो लास्ट में जाकर के, अंत में जाकर के ये हमारे संविधान के रूप में बन जाती है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी की गई थी, वो थी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से हम भारतीय संविधान की विकास प्रक्रिया में पहला विकास की हम पहला चरण मान सकते हैं। वो किसको हम मान सकते हैं? ये है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी होता है। और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1774 ईस्वी से यह लागू हो जाती है। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि रेगुलेटिंग एक्ट हमारे भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू होता है, तो वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो बंगाल प्रांत में था। और इस बंगाल प्रांत में ये अपना स्थायित्व बना चुके थे। और इसी स्थायित्व के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्य केंद्र बिंदु बंगाल को ही माना। और बंगाल में अपने शासन व्यवस्था लागू करने के लिए यहाँ एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी जाती है। किसकी? वो बनते हैं गवर्नर जनरल के रूप में एक अधिकारी की
जनरल की नियुक्ति के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो इसके माध्यम से अब शुरू हो जाता है। तो इस समय इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी होते हैं और उस अधिकारी का नाम होता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के नाम से ये अधिकारी होते हैं और इसी अधिकारी को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, और वो भी किस प्रांत का, वो भी केवल एकमात्र बंगाल प्रांत का। और इसी के साथ साथ बंगाल प्रांत में न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए या न्याय की देखभाल करने के लिए एक उच्च न्यायालय का भी गठन कर दिया जाता है। और ये न्यायालय मित्रों एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय था। क्या था मित्रों? ये अभिलेख न्यायालय था। और इस अभिलेख न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हमारे सामने इस समय, इस रेगुलेटिंग एक्ट के समय प्रथम न्यायाधीश के रूप में हमारे सामने आते हैं, वो है एलिजा इम्प्रे। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि इस समय से, रेगुलेटिंग एक्ट के समय से हम यह कह सकते हैं कि इस कानून के तहत हम एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहकर एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का रूप हमारे सामने प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये 1773 ईस्वी से हम कह सकते हैं कि केंद्र में इस प्रकार का प्रशासन लागू हो गया। तो मित्रों अब इसके बाद में क्या होता है, ये तो था 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वहाँ से या इस समय से हमारे सामने ये एक प्रकार से प्रशासनिक ढांचा नजर आता है। अब इसके बाद में क्या होता है मित्रों, इसके बाद में ये होता है कि 1783 ईस्वी को यही रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाता है, और वो संशोधन एक प्रकार से वो इस सन के रूप में आता है जिसका नाम है 1783 ईस्वी का चार्टर एक्ट के नाम से। ये चार्टर एक्ट का मतलब ये है मित्रों, ये इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई है। कितने साल के लिए? वो 20 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, और प्रति 20 वर्ष पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की समीक्षा इस चार्टर एक्ट के तहत रख दी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बंगाल प्रांत में इस चार्टर एक्ट के तहत एक बोर्ड का गठन और हो जाता है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या हम हिंदी की बात करें इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम हमारे सामने आता है, वो है नियंत्रक मंडल। तो मित्रों ये नियंत्रक मंडल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये केवल कहाँ लागू हो जाता है, ये लागू हो जाता है हमारे बंगाल प्रांत में। तो मित्रों मैं ये बंगाल प्रांत का एक बार यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि बंगाल प्रांत को ही चयन क्यों किया, क्योंकि उस समय हमारे देश में सबसे बड़ा प्रांत ये बंगाल का ही था। और बाद में जाकर के 1905 में इसी का विभाजन हो जाता है, तब हमारे देश में दलों की मतलब उग्रवादी दल और नरमवादी दल, दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हो जाती है इसी के विरोध में। तो मित्रों हम कहेंगे कि बंगाल ही उस समय का सबसे बड़ा एक जोन था, और उसी जोन में यहाँ ये कंपनी अपने प्रशासनिक कार्य का एक प्रकार से कार्यालय स्थापित कर रहा है। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय किस समय चार्टर एक्ट के तहत इसी बंगाल प्रांत में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है, और द्वैध शासन पहली बार हमारे देश में इसी एक्ट के तहत लागू होता है। तो कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पहली बार द्वैध शासन कब लागू होता है, तब हम इसका समाधान यह कहते हैं कि पहली बार हमारे देश में द्वैध शासन कब 1783 का जो चार्टर एक्ट है वहाँ से शुरू हो जाता है, जो बाद में 1857 की क्रांति के बाद में एक एक्ट लागू होता है जिसका नाम है 1858 ईस्वी का एक्ट, उस एक्ट के तहत इस शासन को खत्म कर दिया जाता है।
तो मित्रों इस प्रकार से ये चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी के साथ हम कहें कि जितने भी प्रशासनिक जो कार्य थे भारत में या बंगाल प्रांत में, जितने भी प्रशासनिक कार्य थे, उन कार्यों की देखभाल करने के लिए या कार्यों का विभाजन करने के लिए गवर्नर जनरल को ही सारी की सारी शक्तियां प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार से एक मुखिया बंगाल प्रांत का या हमारे देश का प्रमुख मुखिया गवर्नर जनरल के रूप में बना दिया जाता है और उसी के माध्यम से सारा का सारा प्रशासनिक कार्य इसी के तहत होने लगता है। अब मित्रों क्या होता है, इस चार्टर एक्ट के तहत जो भी नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई और नियंत्रण मंडल के बाद में इसकी देखभाल करने के लिए या इसमें सुधार करने के लिए एक चार्टर एक्ट और लागू होता है जिसका नाम है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो मित्रों ये चार्टर एक्ट ये कई बार हमारे सामने महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जिसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसी वजह से हम यह बार बार प्रश्न उठाएंगे कि ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो देखिए मित्रों, इससे पहले हमने जो चार्टर एक्ट पढ़ा था वो 1784 ईस्वी का था और 1784 ईस्वी में क्या होता था, वहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी जाती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से यह कहा गया कि इस प्रशासन की समीक्षा इस गवर्नर जनरल के माध्यम से ही की जाएगी और उसकी देखरेख कौन करेंगे, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से होगा। तो अब देखिए इस एक्ट के तहत क्या होता है, हमने भी ये बताया कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जारी हुआ था, उसमें 20 वर्ष का समय व्यापार करने के लिए दिया गया था। तो अब यहाँ क्या होता है, इस एक्ट के तहत ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था, किसका व्यापार का जो अधिकार था, ये ब्रिटिश सरकार ने अधिकार दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो इस एक्ट के तहत 20 वर्ष का समय और बढ़ा दिया जाता है। तो इसी के बाद में इसके 20 साल बाद में इसी चार्टर एक्ट में एक संशोधन होता है और संशोधन 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट बन करके हमारे सामने आता है, चार्टर एक्ट। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इसमें नियंत्रण मंडल जो हमने बताया कि जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। किसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो उस कंट्रोल में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में या नियंत्रण मंडल में इस एक्ट के तहत उसके अधिकार का जो क्षेत्र था वो बढ़ा दिया गया। किसका अधिकार का क्षेत्र को बढ़ा दिया गया या उसको और ज़्यादा ताकत या और ज़्यादा पावर दे दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? इस एक्ट के तहत दी गई थी। किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम ले ले या फिर हम यह कह सकते हैं कि नियंत्रक जो मंडल था उसमें और ज़्यादा पावर बढ़ा दी गई। तो मित्रों इस प्रकार से 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है वो हमारे सामने में महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इसी के तुरंत 20 वर्ष पश्चात एक एक्ट और जारी होता है। वो एक्ट होता है मित्रों सही 20 वर्ष बाद में 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट होता है, उस चार्टर एक्ट में थोड़ा सा समाधान या संशोधन कर दिया जाता है और वो संशोधन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है उसके 20 वर्ष पश्चात का। किसके 20 वर्ष बाद का? ये 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट लागू हुआ, इसके 20 वर्ष बाद में 1833 ईस्वी जब हुई, उस समय एक चार्टर एक्ट लागू होता है और उस चार्टर एक्ट में बहुत सारे नियम दिए गए, बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई। और वो नियम कौन कौन से हैं वो देखिए मित्रों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए 1773 ईस्वी में बंगाल प्रांत का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, जो हमारे भारत देश का प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। और इस एक्ट के तहत, किसके तहत? 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत अब क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है उस बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उस बंगाल से छोड़ करके या बंगाल प्रांत के अलावा गवर्नर जनरल जो भी होगा वो बंगाल एकमात्र बंगाल का ही नहीं होगा, वो समस्त भारत का ही
गवर्नर जनरल रहेगा। अब देखिए मित्रों, ये समस्त भारत, कौन सा समस्त भारत आ गया? ये समस्त भारत वो है मित्रों जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी प्रांत है, उन प्रांतों का मुख्य रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी, एक गवर्नर जनरल ही रहेगा। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, वो उस चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि हमारे देश का जो गवर्नर जनरल होता है वो बंगाल तक ही सीमित नहीं है, उसका क्षेत्राधिकार ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी प्रांत हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रांत हैं, उन सभी का गवर्नर जनरल माना जाएगा। अब देखिए, अब गवर्नर जनरल, अब प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि प्रथम बार देश का या संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल कौन होता है मित्रों? ये सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि 1833 ईस्वी के समय जो संपूर्ण प्रांत का, संपूर्ण भारत देश का जो गवर्नर जनरल होता है, उसका नाम होता है विलियम बेंटिंग। तो मित्रों, इस प्रकार से ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए मित्रों, अब इसमें क्या होता है, इसने एक नियम और बना दिया। जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको मित्रों बंद कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था या व्यापार करने का अधिकार था, वो अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिया। तो एक बात ये भी आ गई। अब क्या होता है, इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंग की कार्यकारिणी परिषद में एक अधिकारी और नियुक्त होते हैं जिसका नाम होता है मैकाले। तो मित्रों, मैकाले का नाम हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है और मैकाले के रूप में ये कहा जाता है कि भारत में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, भारत में जो शिक्षा की जो सर्वाधिक उन्नति हुई थी, वो इसी के माध्यम से या इसी के द्वारा हुई थी। इसलिए मैकाले के रूप में हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, तब हम यह पढ़ते हैं कि भारत में जो शिक्षा का जनक होता है, कौन? भारत में शिक्षा का जो जनक है, वो शिक्षा के जनक के रूप में लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। इस प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अब देखिए, हम इसके बारे में यह भी कह सकते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम ऐसे भी कह सकते हैं मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। आधुनिक शिक्षा का जो जनक है, वो शिक्षा का जनक ये कौन है मित्रों? ये शिक्षा का जनक ये लॉर्ड मैकाले है। और यहीं से या इसी के प्रयास से हमारे इस भारत देश में अशिक्षा का जितना भी अशिक्षा फैली हुई थी, उस अशिक्षा को दूर करने का कार्य सर्वप्रथम मैकाले के द्वारा उठाया गया था। और इसी के प्रयास से हमारे भारत देश में बहुत सारी स्कूलें खुली हैं, बहुत सारे महाविद्यालय की स्थापना हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो चार्टर एक्ट है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए, इसके साथ साथ संसद की दृष्टि से हम देखें या संविधान की दृष्टि से हम देखते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आता है। वो है मित्रों, इस समय एक विधि आयोग की स्थापना होती है। किसकी? विधि आयोग की स्थापना होती है। ये विधि आयोग का मतलब ये है, ये कानून की देखभाल करने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो इसी चार्टर एक्ट के तहत बनाए जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि संविधान की एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े होने के कारण 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट होता है उसमें विधि आयोग की स्थापना कर दी जाती है। और इसी के साथ साथ इस चार्टर एक्ट के तहत हमारे देश में जो दास प्रथा फैली हुई थी, उस दास प्रथा का भी समापन कर 1853 ईस्वी का जो चार्टर है, ईस्वी का चार्टर एक्ट है, इसके लिए मित्रों क्या होता है वो देखिएगा। कहना चाहूँगा कि इस एक्ट के तहत, किसके? 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से संपूर्ण भारत देश में परीक्षा प्रणाली को लागू कर दिया जाता है। ये परीक्षा प्रणाली को लागू कर दिया जाता है। और ये परीक्षा प्रणाली कौन सी परीक्षा प्रणाली है मित्रों? ये सिविल सेवा के लिए परीक्षा प्रणाली लागू कर दी जाती है। जो आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से यूपीएससी
एग्ज़ाम करवाती है जिसमें आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इसी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन यहाँ इस चार्टर एक्ट के माध्यम से शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ देखिए मित्रों, इसमें महत्वपूर्ण बात और निकलती है कि इस चार्टर एक्ट के तहत विधानमंडल की स्थापना कर दी जाती है। किसकी? विधानमंडल। अब देखिए मित्रों, हमारे सामने अब दूसरा मंडल शुरू हो जाता है। इससे पहले क्या लागू हुआ था? इससे पहले मित्रों 1833 ईस्वी में विधि आयोग की स्थापना कर दी गई थी। अब देखिए हमारे सामने विधानमंडल और लागू हो गया। कहने का मतलब संविधान का दूसरा पार्ट यहाँ लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। अब मित्रों क्या होता है देखिएगा, अब हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा बन के आगे का समय उपस्थित होता है। वो सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है? क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे देश में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। हमारे देश में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी सामाजिक विसंगतियाँ हैं, वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और इसी के साथ साथ हम यह कहेंगे कि भारतीय जो आम वर्ग हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, अब वो ब्रिटिश सरकार की कूटनीतियाँ और ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हो ही गई थी। हम ये कहें कि ब्रिटिश सरकार की जो कूटनीति थी, उस कूटनीति का अच्छी तरह से हम समझने लगे, या कूटनीति को हम अच्छी तरह से समझने लग गए। हम यह समझने लगे कि किस प्रकार से अंग्रेज लोग या गोरे लोग हमारे देश में लूटपाट मचा रहे हैं, या हमारे साथ किस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं। बस उसी का विरोध करने के लिए हम यह समय को लेके आएंगे। और इसी समय हमारे सामने एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। बहुत बड़ा भारत का बहुत बड़ा वर्ग जो आम जनता के रूप में है, या देसी राजा या महाराजाओं के रूप में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में या अंग्रेजी सरकार के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और वही विरोध प्रदर्शन 1857 की क्रांति के रूप में हमें दिखाई देता है। वो 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, वो क्रांति हमारे देश में हो जाती है। बस इस प्रकार का असंतोष, या इस क्रांति से उठा हुआ जो असंतोष है, असंतोष किसका असंतोष? हमारे भारतीय लोगों का जो असंतोष है, इस असंतोष को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया, या एक अधिनियम बनाता है। और वो अधिनियम इसके एक वर्ष पश्चात, मतलब 1858 ईस्वी में वो एक्ट लागू होता है, जिसको हम बोलते हैं 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो मित्रों, भारत शासन अधिनियम की शुरुआत सबसे 1857 की क्रांति के पश्चात लागू होती है, जो इस प्रकार से है भारत शासन अधिनियम। अब देखिए क्या होता है, इस अधिनियम के तहत सबसे पहला कदम ब्रिटिश सरकार यह उठाती है कि कंपनी का जो शासन था, किसका? हम ये कहें कंपनी का, कौन सी कंपनी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी है मित्रों। ये कंपनी का शासन था वो खत्म कर दिया गया। कंपनी का जो शासन कार्य था, उस कंपनी के शासन कार्य को ही खत्म कर दिया। पहला महत्वपूर्ण कदम ये उठाया। अब ब्रिटिश सरकार का दूसरा क्या है? अब ये सारा का सारा कंपनी के हाथों से जो प्रशासनिक कार्य की देख रेख करने का जो जिम्मा दिया गया था, वो खत्म कर दिया। और सारा का सारा किसको सौंप दिया? वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। हम ये कहें ब्रिटिश सरकार का मतलब ये है कि महारानी के हाथों में भारत के जो प्रशासनिक ढांचा है, वो सीधे के सीधे ब्रिटिश सरकार की जो महारानी है उसी के हाथों में चला गया। अब क्या होता है, इसी के साथ साथ, इसी अधिनियम के साथ साथ, या भारत शासन अधिनियम के साथ साथ भारत या हमारे देश में सचिव की नियुक्ति कर दी जाती है। हम कहें या तो सचिव, हम दो नाम ले सकते हैं, या तो भारत सचिव के रूप में हम उसे ले सकते हैं, और भारत सचिव को ही हम भारत मंत्री के रूप में यहाँ नाम ले सकते हैं। तो यहाँ ये है कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये किया कि कंपनी के शासन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और ब्रिटिश सरकार के अधीन और भी सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। और वो सदस्य हैं, वो किस रूप में जाने गए हैं मित्रों? वे सदस्य माने गए भारत सचिव या भारत मंत्री के नाम से। और ये कौन होंगे? ये कितने होंगे? ये मित्रों 15 सदस्य होंगे। कितने होंगे? ये 15 सदस्यों की एक टीम होगी जो भारत परिषद का निर्माण करेगी। किसका? ये 15 सदस्यों की टीम होगी जिसके मुखिया कौन होंगे? वो
ब्रिटिश सरकार के अधीन जो प्रशासन की देखरेख करने वाले जो अधिकारी हैं वो होंगे। और ये 15 सदस्य के लोग हैं, या 15 सदस्य जितने भी हैं वो सदस्य मिल करके एक निर्माण करेंगे, वो होगा भारत परिषद के रूप में। तो कहने का मतलब यहाँ हमारे विधि आयोगों के साथ साथ, या हम कहें हमारे संविधान का यहाँ तीसरा ढांचा यहाँ प्रकट हो जाता है, जो 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है इसके माध्यम से। अब देखिए मित्रों क्या होता है, देखिए यहाँ कंपनी का शासन तो यहाँ बिल्कुल खत्म कर दिया गया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन का जो अधिकार क्षेत्र था वो खत्म कर दिया। और इससे पहले हमारे देश में जो अधिकारी थे उस अधिकारी को यह कहा जाता था गवर्नर जनरल, ये कहा जाता था। अब देखिए गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, अब इसकी जगह नाम आ गया हमारे सामने, वो आ गया वायसराय। अब हम कहेंगे कि इस समय इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, और वो किस रूप में आता है? वो आता है वायसराय। अब यह अधिकारी संपूर्ण भारत देश का वायसराय होगा, और सारा का सारा प्रशासनिक ढांचा है वो इसी के माध्यम से होगा। एक तो ये है। अब हम कहें कि ये जो वायसराय है, हमारे देश में जो वायसराय बने थे वो प्रथम वायसराय कौन बने हैं? तो मित्रों 1857 की क्रांति के समय हमारे देश का एक गवर्नर जनरल होते हैं जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो मित्रों इसी गवर्नर जनरल को वायसराय क्यों बनाया गया? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय मित्रों क्या होता है, देसी राजाओं और महाराजाओं ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था उसको शांत करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और 1857 की क्रांति का प्रमुख योद्धा इसी को माना गया। या हम कहें कि लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से भारत देश 1857 की क्रांति में पराजित हो चुका था, और ब्रिटिश सरकार इसको इनाम के रूप में या पुरस्कृत के रूप में या उपाधि के रूप में हमें इनको एक उपाधि प्रदान कर दी जाती है, और वो है वायसराय के रूप में। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे देश में ये महत्वपूर्ण बिंदु, या इस प्रकार से इस शासन अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण बिंदु बाहर निकल के आते हैं। अब देखिए मित्रों हमने ये बताया था कि प्रथम बार द्वैध शासन लागू हुआ था, और फिर हमने बताया कि वो द्वैध शासन 74 वर्ष पश्चात खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो भारत शासन अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के तहत हमारे देश का जो द्वैध शासन प्रणाली है वो खत्म हो जाती है। तो मित्रों इस प्रकार से 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने ये हैं। अब देखिए इसके बाद में मात्र 3 वर्ष पश्चात एक और भारत शासन अधिनियम लागू होता है। मात्र 3 वर्ष पश्चात का मतलब मित्रों क्या है वो देखिए 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए मित्रों इसमें क्या होता है, देश के प्रथम वायसराय होते हैं। इन्होंने अपनी 15 सदस्यों की जो कार्यकारिणी परिषद का गठन किया था, उस कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीयों को शामिल कर लिया। कितने? 3 भारतीयों को शामिल किया। कौन कौन थे? एक तो मित्रों वो पटियाला के राजा हैं। दूसरा कौन है मित्रों? ये बनारस के राजा हैं। और तीसरे हैं मित्रों वो है राव दिनकर के रूप में है। तो मित्रों प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपने 15 सदस्यों की जो टीम बनाई थी, जो भारत सचिव के रूप में या भारत मंत्री के रूप में थी, तो उस 15 सदस्यों की टीम में हमारे देश में ये 3 भारतीय अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ
हमारे देश में जितने भी ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी प्रांत थे, प्रांतों में विधानमंडल की स्थापना कर दी गई, विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है। किसमें? जितने भी ब्रिटिश सरकार के अधीन ये प्रांत थे, उन प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है। अब इसी के साथ साथ, इसी प्रांतों के साथ साथ, इस विधान परिषद के साथ साथ हमारे देश में जो बंगाल ही मुख्य केंद्र ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करता था, अब उसका विस्तार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। अब वो विस्तार का क्षेत्र अब बंगाल के अलावा दो प्रांत में और आ गया। एक तो है बंगाल के साथ, एक है दूसरा मद्रास और तीसरा है मुंबई। तो इन दोनों क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सरकार के उच्च न्यायालयों की स्थापना, या ब्रिटिश सरकार ने उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम जो न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए था, वो इस रूप में हमारे सामने आता है। तो हमारे सामने एक प्रश्न यह भी बनता है कि प्रथम बार 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना कहाँ होती है, नहीं कौन से अधिनियम के तहत होती है? तो मित्रों, हमारे सामने इस प्रकार का प्रश्न का जवाब ये रहा। अब देखिए, तो मित्रों, अब ये जो समय था, इस समय ये समय आगे चलता रहा। एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारतीयों के ऊपर एक थोड़ी सी सहानुभूति दिखा रही है, और यही सहानुभूति 31 साल तक आगे चलती रही। कितने साल तक? 31 वर्ष तक चलती रही। हमारे इस देश में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया नहीं गया था, और वो बनाया गया कब? इसके 31 वर्ष पश्चात कानून बनाया गया। और 31 वर्ष पश्चात का मतलब ये है 1892 ईस्वी का जो भारत शासन लागू होता है, वो नियम के रूप में हमारे सामने आता है। उसकी हम चर्चा करेंगे, जो अगला अधिनियम के रूप में है, और वो अधिनियम अपना है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो मित्रों, ये जो भारत शासन अधिनियम है हमारे सामने किस प्रकार से महत्वपूर्ण बना हुआ है, उसके बारे में देखिएगा। तो हम इसके माध्यम से कह सकते हैं कि पहला मुख्य कदम ब्रिटिश सरकार का ये रहा कि संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली यहाँ इस अधिनियम के तहत लागू हो जाती है। क्या है? लागू हो जाती है। अब इसी संसदीय प्रणाली के साथ साथ मित्रों क्या होता है वो देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संसदीय प्रणाली में या संसद में जिस प्रकार के भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार से निर्वाचित होंगे। तो मित्रों, इन्होंने एक प्रक्रिया और लागू कर दी कि इस संसदीय प्रणाली में जितने भी भारतीय लोग आएंगे उनका चयन निर्वाचन प्रक्रिया से होगा। किसे? निर्वाचन प्रक्रिया से उनका चुनाव होगा। और वो निर्वाचन किस प्रकार का होगा मित्रों? उसका निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष रूप में, उनका निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष प्रणाली से। वो भारत के प्रतिनिधि चुन करके आएंगे। किस में आएंगे? वो संसदीय प्रणाली या संसद में चुन करके आएंगे, और उनका चुनाव निर्वाचन के नहीं, उनका चुनाव होगा, और उनका चुनाव किस रूप में होगा? अप्रत्यक्ष रूप में होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव की व्यवस्था थी जो अप्रत्यक्ष रूप में थी, और अप्रत्यक्ष रूप में इस अधिनियम के तहत शुरू हो जाती है। तो मित्रों, ये थी महत्वपूर्ण घटना किसकी? 1892 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, इसकी महत्वपूर्ण घटना थी। अब बात करते हैं, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे, वो यहाँ ऐसे करेंगे मित्रों। देखिए, यहाँ हमारे देश में जो शासन चल रहा है वो शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन चल रहा है। किसके? ब्रिटिश सरकार के अधीन ही चल रहा है। और ब्रिटिश सरकार की जो कांग्रेस है या संसदीय व्यवस्था है, वहाँ 2 दल वाली सरकार नियुक्त होती है, या 2 दल है। एक तो है उदार दल और एक है अनुदार दल। तो मित्रों, इस प्रकार से ब्रिटेन में या इंग्लैंड में 2 दलीय व्यवस्था है। एक तो है उदार दल, दूसरी है अनुदार दल। तो मित्रों, इससे पहले
1992 से पहले उदार दल की सरकार हुआ करती थी। अब क्या हुआ, यहाँ चुनाव होता है, कहाँ, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं या इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, और चुनाव होने के साथ ये उदार दल है वो पराजित हो जाता है और अनुदार दल की विजय हो जाती है। और ये अनुदार दल की विजय होने के साथ साथ या अनुदार दल की सरकार आने के साथ साथ हमारे देश में जितने भी जो प्रशासनिक व्यवस्था को प्रशासनिक अधिकारी बन करके आते हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं मित्रों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है वायसराय के रूप में है, ये वायसराय बन के आते हैं कब, 1892 ईस्वी के बाद में कौन कौन नियुक्त होते हैं। एक तो है मित्रों ये लॉर्ड लैंसडाउन होते हैं, लैंसडाउन होते हैं वायसराय के रूप में। दूसरे निर्वाचित होकर के आते हैं इसके कार्यकाल के पश्चात, दूसरे होते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, और अगले होते हैं लॉर्ड कर्जन। तो मित्रों इस प्रकार से इस अधिनियम के बाद में ये 3 वायसराय हमारे देश में नियुक्त होते हैं जिनका कार्यकाल बहुत ही असंतोषजनक रहा। क्या रहा, इनके कार्यकाल से भारत के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए या बहुत असंतोष या बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और इनके कार्यकाल में जो भी असंतोष उपजा उसका परिणाम यह निकला कि ब्रिटेन में वापस अनुदार दल से हट करके उदार दल की सरकार आ गई। और उदार दल की सरकार आने के साथ साथ मित्रों केवल लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से असंतुष्ट होकर के और भारत के लोगों को खुश करने के लिए हमारे देश में एक अधिनियम लागू होता है, और उस अधिनियम का नाम है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। वो है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो मित्रों मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम दूसरे नाम से भी और जाना जाता है जिसका नाम है मार्ले मिंटो अधिनियम। तो मित्रों ये कौन है, ये मार्लो तो है मित्रों भारत के सचिव हैं, और ये मिल्टो कौन है, ये मिल्टो हमारे देश के वायसराय हैं। इन दोनों की सूझबूझ से जो भी नियम बनाए गए, जो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश की पार्लियामेंट में इनके बनाए हुए नियमों को प्रस्तुत किया जाता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको स्वीकार कर लिया। किसको, इनके विचारों, इनके बनाए हुए नियमों को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दे दी, और स्वीकृति देने के पश्चात हमारे देश में वो ही स्वीकृति पत्र लेकर के आते हैं और हमारे देश में लागू करते हैं मित्रों। और लागू करने के कारण ये जो अधिनियम बनता है वो अधिनियम 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के नाम से तो है ही, लेकिन इसी अधिनियम को लॉर्ड मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से हमारा जो 1909 ईस्वी का जो अधिनियम है वो महत्वपूर्ण बनता है। वो कैसे बनता है, इस अधिनियम के तहत हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण चर्चा मित्रों ये है, एक तो यहाँ विधि आयोग का गठन कर दिया जाता है। किसका, विधि आयोग का गठन कर दिया गया। पहले भी ये लागू था लेकिन उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। सर कार्य परिषद है, गवर्नर की कार्य परिषद थी। उस कार्य परिषद में मित्रों हमारे एक देश के जो बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उस प्रबुद्ध व्यक्ति का चयन वायसराय या गवर्नर जनरल की जो कार्य प्रणाली है या प्रशासनिक जो तंत्र था उसमें एक भारतीय को शामिल कर लिया गया जिसका नाम है सत्येंद्र सिन्हा। तो इस हिंदुओं के लिए तो निर्वाचन की व्यवस्था थी ही, इसके साथ साथ मुस्लिम वर्ग के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम वर्गों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार की पद्धति को हम कह सकते हैं कि प्रथम बार हमारे देश में जो सांप्रदायिकता की दृष्टि से निर्वाचक क्षेत्र बनते हैं या निर्वाचक मंडल बनते हैं
वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब हमारा देश दो धर्मों में अच्छी तरह से बट गया और यहीं से हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना हमारे सामने आती है कि देश में सांप्रदायिक तनाव अब होने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए अपना इसी में जो लास्ट है, हमारे भारत के जितने भी प्रतिनिधि मंडल गवर्नर की कार्यप्रणाली परिषद में शामिल होते थे वो केवल खामोश बैठे रहा करते थे। ब्रिटिश सरकार की हाँ और ना की ना में उनका तर्क वितर्क हुआ करता था। लेकिन अब हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं जो यहाँ चयन होकर के आ रहे हैं, अब उनको अधिकार दे दिया गया, उनको अधिकार ये दिया गया कि बजट के ऊपर आप अपनी आपत्तियां बता सकते हैं लेकिन आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रश्न पूछना और आपकी बहस करना वो हमारे कोई काम के आने वाले नहीं है। हम जो नियम बनाएंगे वो केवल हमारे तक हम ही बनाएंगे, उसमें आप केवल बहस कर सकते हैं, इसलिए बहस के ऊपर आपकी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से मित्रों ये अधिकार हमारे सामने प्रकट होता है। अब इसी के विरोध में मित्रों हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है या संवैधानिक ढांचा है अब इसके बाद से शुरू हो जाता है। तो मित्रों ये तो था एक प्रकार से भारतीय संविधान की पूर्व पीठिका के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे संविधान का महत्वपूर्ण ढांचा बन करके तैयार करता है, वो है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और अगला है 1935 ईस्वी का अधिनियम। तब तक हम आगे हम ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद।